महीने पहले छोड़ दिया कि भाई अब हमें 2 महीने लग के तैयारी करनी है क्योंकि पेपर आ गया। तो 2 महीने तैयारी की और फिर वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की एक सच्चाई ये भी है, कल मैं बताऊंगा मीडिया को, कि पेपर सुबह 10:30 बजे लीक नहीं हुआ। पेपर रात शाम में लीक हो गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसको छिपा के रखा, क्योंकि अगर वो रात को चर्चा कर देते तो शायद ये हो जाता कि यहाँ पेपर जो लिखो, सिर्फ जो पेपर लीक कराने वाला गिरा उसने नहीं, यहाँ की सरकार के मंत्री और अधिकारियों की मिलीभगत से लीक हुआ है। ऐसे लीक नहीं हुआ है। वो जो सेंटर के जो मालिक हैं, जहाँ सेंटर लगे हुए हैं, वो सरकारी तंत्र के लोग जुड़े हुए, उन्होंने पेपर लीक कराया क्योंकि वो अपने चहेते लोगों को नौकरी दिलाना चाहते हैं और एक मोटी रकम भी उसके एवज में लेना चाहते हैं। मेरे पास उसके रिकॉर्ड्स हैं। मैं कोई बात, एक लॉयर भी हूँ और एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हूँ, तो ऐसे हवा में नहीं कहता हूँ। फिर वो बच्चे जाएंगे कैसे? पेपर तो लीक हो गया, अब पेपर कैंसिल हो गया, मुख्यमंत्री ने कहा 1 महीने बाद होगा। वो बच्चे अपने घर कैसे जाएंगे? फिर अगली बार आएंगे कैसे? इस 1 महीने में वो करेंगे क्या? क्या वो 1 महीने और वो काम छोड़ के रखें? फिर उनके पिता ने, माता ने किस तरह से किराया कैसे अरेंज किया होगा? वो किसके हाथ टिके होंगे आके 1 दिन पहले? सर्दी का मौसम है, वो कपड़ों को लेकर किस तरह परेशान होंगे? सारी समस्याएं। और कारण क्या पीछे? कि जो सरकार बैठी है वो सरकार किसी तरह से जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया संवैधानिक अधिकार है, हमें आरक्षण और तमाम तरह की जो अधिकार है उनको छीनना चाहती है। तो ये पहली बात इसलिए क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पे नौजवान बैठे हैं। नौजवान पढ़ लिख के अगर उसको रोजगार ना मिले और एक पीएचडी किया हुआ नौजवान 200 रुपये, 300 या 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए सड़कों पे खड़ा रहे, तो फिर इस पढ़ाई का फायदा क्या? फिर सरकार क्या, तो जब हमें पढ़ाई का अवसर सरकार ने दिया तो रोजगार का अवसर भी सरकार दे, लेकिन सरकार ये कह के बच जाती है कि हम पे ठेकेदारी नहीं। तो ठेकेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। दूसरी बात, प्रयागराज इलाहाबाद में जो हुआ, एक परिवार के 4 लोगों के साथ, उस बच्ची का रेप हुआ, उनकी माँ का रेप हुआ, फिर उनका कत्ल हुआ, उनके 10 साल के भाई का कत्ल हुआ और उनके पिता का कत्ल हुआ। 4 लोगों का कत्ल हुआ। और आज सुबह आजमगढ़ में 2 लोगों का कत्ल हुआ। एक लेखपाल थे, उनकी पत्नी का और उनके पति का, 2 लोग कत्ल हुआ। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज के लिए रहने लायक बचा नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग और उनके जो सत्ता द्वारा चलाए गए गुंडे हैं, वो किसी तरह से हमारे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके हक अधिकार तो छीनते, लेकिन आज उनकी जान भी छीनने लगे। और सरकार से पूछो कि किसने किया, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जिस प्रदेश में 4 लोग एक दिन में कत्ल कर दिए जाते हो एक परिवार के, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़े आराम से चुनावी सभा करते हुए घूमता है, क्योंकि उनके एजेंडे में, उनकी सोच है, उसमें हम वंचित वर्ग के लोग हैं ही नहीं। तमाम पार्टी, तमाम दल रहे, हमारे जीवन में वो बदला जो संवैधानिक अधिकार हमारा था, वो भी हमने मेहनत की, पढ़ लिख के हम लोगों ने नौकरी प्राप्त की। उस नौकरी के जरिए या हमने कोई बिजनेस किया, कुछ और किया, उसके जरिए हमारे जीवन में बदलाव आया। तो हमारे जो नेता हुए हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती ना, वो लाशें उठाती। आज हम लोग लाशें क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। जो लोग उठा रहे हैं उनका तो धन्यवाद कि वो उठा रहे हैं, लेकिन संगठित रूप से हम लोग नहीं उठा रहे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अब ये आपके समझने की बात है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। तो वोट किनके पास है? यहाँ वोट उनके पास है जिनको हम बहुजन समाज के लोग कहते हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, लेकिन राज उनका नहीं है। ऐसा क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो उन्होंने एक लाइन कही कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया। आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, वो आपके वोट से तैयार होगा। यानी कि एक गरीब व्यक्ति भी, वो चाहे मजदूर है, किसान है या कुछ और है, उसकी वोट की वैल्यू इतनी है, और एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की वोट की वैल्यू इतनी है। 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन आजाद भारत के 71 साल का लोकतंत्र हो गया है, जिनका वोट है उनका राज क्यों नहीं आया? उनका राज इसलिए नहीं आया कि जिनका कम वोट है वो सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह की साजिश करते हैं। और उनकी पहली साजिश ये है कि उन्होंने इस राष्ट्र में रहने वालों को जातीय धर्मों में इस तरह से तोड़ा है कि वो जुड़ नहीं पाते। उनके अंदर इस तरह की निगेटिविटी फैलाई है कि तुम उस जाति के हो, तुम उसके हो। सबसे बड़ी बात तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातियों बटे बहुजन समाज के लोगों को 3 वर्गों में स्थापित किया, जिनको SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहा गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें
संविधान में वर्ग बना के जोड़ के चले गए, तो हम लोग क्यों नहीं जुड़े? क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते? यहाँ कितने लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते? हाथ खड़ा करो। हम मानते हैं। जो नहीं मानते वो खड़ा करें। अब आप सोचो, जब आप मानते हो तो बाबा साहब की क्यों नहीं मानते हो? भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ग बनाए या नहीं बनाए? हम लोग जातियों बटे हुए लोग, पासी, चमार, दुसाद, कोरी, खटीक, धोबी, जो शेड्यूल कास्ट की इतनी जातियां हैं, जाटव, ये जो हम जातियों बटे लोग, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वर्ग में नहीं बांटा, बनाया कि वर्ग बना दिया उन्होंने हमारा? फिर उसके बाद हम लोहार हैं, हम सैनी हैं, प्रजापति हैं, हम कश्यप हैं, हम पाल हैं, हम पटेल हैं, हम जो है यादव हैं, हम मौर्य हैं, हम कुशवाहा हैं, हम चौहान हैं, हम निषाद हैं, हम मल्ला हैं, हम तमाम लोग जो बैकवर्ड के लोग हैं, तो उनको वर्ग नहीं बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने? जो इतना धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिसमें मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनको वर्ग नहीं बनाया? जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान में वर्ग बना गए, तो हम लोग वर्ग क्यों नहीं बने? क्योंकि हम लोग वर्ग इसलिए नहीं बने क्योंकि उस व्यवस्था में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। और आज वही हो रहा है। संविधान इतना अच्छा है, उसका एक आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 नीति निर्देशक तथ्य, कभी पढ़ा करो कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए कह रहा हूं तुम लोगों से। उसका जो भाग 4 है ना, उसका एक आर्टिकल पे काम हुआ, वो था पंचायत राज आयोग। और जब पंचायत राज आयोग आया ना, तो गांव में एक सरकार बनी, गांव में मेंबर बनते हैं, गांव में प्रधान चुना जाता है, और प्रधान के पास एक बजट आता है, वो बजट से प्रधान गांव का विकास करता है। वो एक छोटी सरकार गांव में बननी स्टार्ट हुई, एक आर्टिकल पे काम हुआ। आज तक संविधान के जो जरूरी आर्टिकल है, जो उनको काम करने से अंतिम व्यक्ति के जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी, उनको लागू नहीं किया गया। लागू कौन कराएगा? जिसको संविधान, जो संविधान को मानता है। जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लोग संविधान को मानते नहीं, वो लागू क्यों कराएंगे भाई? भाई जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को चलाया, तब से वो लोग उनका विरोध करते रहे। जब बाबा साहब, अच्छा सोचो, जिस व्यक्ति ने आपके पिता की जीते रहते अर्थी जो है उठाई हो, अर्थी उनकी बना के घुमाया, वो आपका दोस्त हो सकता है दुश्मन? कभी दोस्त हो सकता है वो आपका? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी आरएसएस के लोगों ने उनकी अर्थी बनाई, शव यात्रा, उनकी शव यात्रा निकाली। आज वो लोग बाबा साहब का ज्यादा नाम लेते हैं और बाबा साहब की बात को मानते हैं, और हमारे लोग जिनको बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, ना वो उनकी बात मानते, ना बाबा साहब को मानते। इसका खामियाजा हम लोगों को लंबे समय से भुगतना पड़ा। बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमें वर्ग बनाया, हमें शिक्षित होने की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता दिया, हमें संगठित होने का रास्ता दिया, हमें संघर्ष करने का रास्ता दिया। हमने चुना क्या? कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं इसलिए कि जब उसका रिश्ता विश्ता करना हो तो कोई पूछे तो कहे कि बच्चा पढ़ा हुआ है, बाकी मजदूरी करे, धक्के खाए, किसी या किसान खेत क्या करे, या सड़क पे ठेला चलाए, या कहीं ऑटो चलाए, कुछ भी करे, लेकिन हमने उसके लिए ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं किया कि हमने उसको ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जिसके बाद वो टेक्निकल काम करके कहीं 2 रुपये का रोजगार करे। और सरकार को जो रोजगार देना चाहिए सरकार देती नहीं है। तो मैं, भारतीय संविधान बनाया गया, आप तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, अब अगर मैं पूछूं कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, तो आपके हाथ ना 3 हाथ ऊपर होंगे, मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात की। क्योंकि जब आपसे ना कोई उसकी, क्योंकि आप ना इस देश में शासक समाज के लोग रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, उनका राज इस देश में रहा। अगर उनसे कहूंगा ना कि भाई वहाँ बल की बात करनी है, वहाँ गुस्सा करने की बात करनी है, भाई वहाँ लड़ने की बात करनी, तो आप अगर हम सबसे आगे रहेंगे। अभी मैं पूछूं संविधान की रक्षा कौन करेगा, तो नौजवान जो है ना इतने ऊपर हाथ उठा लेंगे कि हम करेंगे। करोगे कैसे? संविधान की रक्षा तलवार से थोड़ी होगी भाई। पहली बात तो संविधान बना किसके लिए? संविधान इस देश के हर नागरिक के लिए बना, लेकिन जो इस देश के वो नागरिक है जिनको संविधान से बोलने का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, अवसर मिले आगे बढ़ने के, बिजनेस करने का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, क्या उन्होंने संविधान पढ़ा? मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कौन क्या सिखाता, भीम आर्मी के लोग भी, आजाद समाज पार्टी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको भेड़ नहीं बनाना चाहता कि आप भेड़ बन जाओ, कि कोई आए बड़े और उसके आगे जय भीम के नारे लगाओ। जय भीम के नारे लगाने से क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा? बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया उस पर काम करना पड़ेगा ना यार। तो मैं आपसे सवाल है मेरा, और आप ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दें कि आपने बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान जो हमें अधिकार देता पढ़ा? जब आपने पढ़ा नहीं, एक मजाक देखो कितना बड़ा देश में, क्योंकि हम नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया से शिक्षा लिए, तो हमें कुछ चीज़ें जानकारी है, वो हम अपने भाइयों से शेयर कर रहे हैं।
कहते हैं कि भारत संविधान चलता है, बताओ चलता है नहीं चलता है?